नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल सिंपली स्टोरी में। यहाँ आपको मिलेंगी कहानियाँ जो आपके दिल को छू जाएंगी। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आएं, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो जुड़े रहिए और हर कहानी के साथ एक नई दुनिया का अनुभव कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। भारतीय इतिहास में एक महान व्यक्ति थे जो लचीलापन और सुधार के प्रतीक थे। हाशिए पर पड़े महार समुदाय में जन्मे, उन्होंने महत्वपूर्ण प्रतिकूलताओं और भेदभाव का सामना किया, लेकिन कोलंबिया विश्वविद्यालय और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से डिग्री सहित अपनी असाधारण शैक्षणिक उपलब्धियों के माध्यम से प्रमुखता हासिल की। उनकी शिक्षा न केवल उत्पीड़न से बचने का एक तरीका थी, बल्कि जाति आधारित भेदभाव के तहत पीड़ित लाखों लोगों के लिए एक नया रास्ता बनाने का साधन थी। अंबेडकर की विरासत सबसे प्रमुख रूप से भारतीय संविधान के मुख्य वास्तुकार के रूप में उनकी भूमिका से चिन्हित है, जो समानता, न्याय और स्वतंत्रता के सिद्धांतों को सुनिश्चित करता है। दलित अधिकारों और सामाजिक सुधार के लिए उनकी वकालत ने अस्पृश्यता के उन्मूलन और वंचितों के लिए शिक्षा और आर्थिक अवसरों में प्रगति सहित महत्वपूर्ण विधायी परिवर्तन किए। उनका विश्वास है कि सच्ची प्रगति को कम से कम सुविधा प्राप्त लोगों के उत्थान से मापा जाता है, जो समानता और न्याय की दिशा में प्रयासों को प्रेरित करता है। अंबेडकर का जीवन और कार्य शिक्षा के परिवर्तनकारी प्रभाव और प्रणालीगत बाधाओं को चुनौती देने और स्थायी सामाजिक परिवर्तन को बढ़ावा देने में दृढ़ता के एक शक्तिशाली प्रमाण के रूप में खड़ा है। प्रारंभिक जीवन और चुनौतियां 14 अप्रैल 1891 को महू, अब मध्य प्रदेश, भारत में शहर में जन्मे भीमराव रामजी अंबेडकर महार जाति से संबंधित एक दलित परिवार में पैदा हुए। उनकी जन्म स्थिति ने उन्हें कम उम्र से ही भेदभाव का शिकार बना दिया। ऐसे समय में जब भारतीय जाति व्यवस्था कठोर थी और दलितों, जिन्हें पहले अछूत कहा जाता था, को बहिष्कृत किया जाता था, अंबेडकर को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जिसमें स्कूल में अलग थलग रहना भी शामिल था। उन्हें अक्सर कक्षा के बाहर या फर्श पर अपने साथियों से अलग बैठना पड़ता था। इन प्रतिकूलताओं के बावजूद अंबेडकर के पिता रामजी मालोजी सकपाल, जो ब्रिटिश भारतीय सेना में सेवारत थे, ने सुनिश्चित किया कि शिक्षा उनके बच्चों के लिए प्राथमिकता बनी रहे। अंबेडकर की बौद्धिक क्षमताएं शुरू से ही स्पष्ट थीं, लेकिन भारतीय समाज के जाति आधारित पूर्वाग्रहों के कारण औपचारिक शिक्षा बाधाओं से भरा था। शिक्षा प्राप्त करना, सामाजिक बाधाओं को पार करना अंबेडकर की ज्ञान की खोज उत्पीड़न के खिलाफ उनका हथियार बन गई। उस समय दलितों पर लगाए गए सामाजिक प्रतिबंधों को देखते हुए उनकी शैक्षणिक यात्रा अभूतपूर्व थी। 1897 में उन्हें बॉम्बे के एल्फिंस्टन हाई स्कूल में दाखिला मिला, जो अपनी जाति से किसी प्रतिष्ठित संस्थान में जाने वाले पहले लोगों में से एक थे। यह मील का पत्थर उनके संकल्प का प्रमाण था, लेकिन उनके जीवन में शिक्षा के महत्व का भी, जिसे उन्होंने बाद में पूरे दलित समुदाय के लिए बढ़ावा दिया। अंबेडकर ने बड़ौदा के महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ तृतीय से छात्रवृत्ति प्राप्त की, जिससे उन्हें विदेश में उच्च शिक्षा प्राप्त करने का मौका मिला। उन्होंने न्यूयॉर्क में कोलंबिया विश्वविद्यालय में दाखिला लिया, जहां उन्होंने 1915 में अर्थशास्त्र में स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त की और बाद में 1927 में पीएचडी की। अमेरिका में उनका समय बौद्धिक जागृति का दौर था, जहां वे स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्शों से गहराई से प्रभावित थे। ब्रिटिश भारत में प्रांतीय वित्त का विकास पर उनकी थीसिस अर्थशास्त्र और शासन में उनकी गहरी रुचि का प्रतिबिंब थी। अंबेडकर ने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में अपनी शिक्षा जारी रखी, जहां उन्होंने कानून, अर्थशास्त्र और राजनीति विज्ञान का अध्ययन किया। उन्होंने ग्रेज इनसे बैरिस्टर के रूप में योग्यता प्राप्त की, जिससे वे अपने समय के सबसे उच्च शिक्षित व्यक्तियों में से एक बन गए। पश्चिम में बिताए गए समय ने सामाजिक सुधार के उनके दृष्टिकोण को व्यापक बनाया और उन्हें जड़ जमाए हुए जाति व्यवस्था को चुनौती देने के दृढ़ संकल्प के साथ भारत लौटने के लिए प्रोत्साहित किया। अंबेडकर ने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में अपनी शिक्षा जारी रखी, जहां उन्होंने कानून, अर्थशास्त्र और राजनीति विज्ञान का अध्ययन किया। उन्होंने ग्रेज इन से बैरिस्टर के रूप में योग्यता प्राप्त की, जिससे वे अपने समय के सबसे उच्च शिक्षित व्यक्तियों में से एक बन गए।
पश्चिम में बिताए गए समय ने सामाजिक सुधार के उनके दृष्टिकोण को व्यापक बनाया और उन्हें जड़ जमाए हुए जाति व्यवस्था को चुनौती देने के दृढ़ संकल्प के साथ भारत लौटने के लिए प्रोत्साहित किया। सामाजिक भेदभाव के खिलाफ लड़ाई। B.R. अम्बेडकर की सामाजिक भेदभाव के खिलाफ लड़ाई आधुनिक भारतीय इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण और परिवर्तनकारी आंदोलनों में से एक है। दलित समुदाय, तब अछूत के रूप में संदर्भित, के सदस्य के रूप में अम्बेडकर ने भारतीय समाज के सभी पहलुओं में व्याप्त जाति आधारित भेदभाव का प्रत्यक्ष अनुभव किया। अपने शुरुआती वर्षों से वे तथाकथित निचली जातियों के साथ किए जाने वाले अन्याय से अच्छी तरह वाकिफ थे और उन्होंने इन असमानताओं से लड़ने के लिए अपना जीवन समर्पित करने का फैसला किया। सामाजिक भेदभाव के खिलाफ अम्बेडकर के संघर्ष ने कई रूप लिए। बौद्धिक, राजनीतिक और सामाजिक सुधार के प्रयास, हर एक ने हाशिए पर पड़े लोगों के लिए समानता और सम्मान प्राप्त करने के उनके व्यापक लक्ष्य में योगदान दिया। उनकी लड़ाई केवल सामाजिक मानदंडों के खिलाफ लड़ाई नहीं थी, बल्कि एक व्यापक आंदोलन था जिसने सत्ता संरचनाओं, धार्मिक सिद्धांतों और जाति व्यवस्था की नींव को चुनौती दी। जाति भेदभाव के साथ शुरुआती मुठभेड़ अम्बेडकर को जाति भेदभाव का अनुभव कम उम्र में ही होने लगा था। महार जाति में जन्मे, जिसे अछूत माना जाता था, उन्हें रोजाना अपमान सहना पड़ता था। उन्हें और अन्य दलित बच्चों को स्कूल में उच्च जाति के छात्रों से अलग रखा जाता था। उन्हें कक्षा के बाहर या फर्श पर बैठने के लिए मजबूर किया जाता था और अक्सर पानी जैसी बुनियादी सुविधाओं तक पहुंच से वंचित रखा जाता था। शिक्षकों ने दलित छात्रों की किताबों को छूने से इनकार कर दिया और उन्हें सामाजिक गतिविधियों में भाग लेने से रोक दिया गया। इन अनुभवों ने अम्बेडकर को गहराई से प्रभावित किया, जिससे उनमें अन्याय की भावना और व्यवस्था को चुनौती देने की इच्छा पैदा हुई। उन्होंने महसूस किया कि शिक्षा मुक्ति के लिए एक महत्वपूर्ण साधन है, लेकिन उन्होंने यह भी समझा कि अकेले व्यक्तिगत सफलता पर्याप्त नहीं है। लाखों लोगों पर अत्याचार करने वाली जातिगत पदानुक्रम को खत्म करने के लिए प्रणालीगत परिवर्तन आवश्यक है। जाति व्यवस्था को चुनौती देना। महार सत्याग्रह सामाजिक भेदभाव के खिलाफ अम्बेडकर की लड़ाई में सबसे उल्लेखनीय शुरुआती प्रयासों में से एक 1927 का महार सत्याग्रह था। यह आंदोलन महाराष्ट्र के महार में चावदार झील के आसपास केंद्रित था, जहां दलितों को सार्वजनिक जल स्रोतों तक पहुंचने से रोक दिया गया था, जो उच्च जाति के हिंदुओं के लिए आरक्षित थे। दलितों के बुनियादी मानवाधिकारों का दावा करने के लिए दृढ़ संकल्पित अम्बेडकर ने एक अहिंसक विरोध प्रदर्शन का आयोजन किया, जिसमें दलितों ने अस्पृश्यता के खिलाफ विद्रोह के प्रतीकात्मक कार्य के रूप में झील से पानी पिया। महार सत्याग्रह केवल जल अधिकारों के लिए विरोध प्रदर्शन नहीं था, यह जाति व्यवस्था और अस्पृश्यता की धारणा को एक सीधी चुनौती थी। अम्बेडकर ने घोषणा की कि अस्पृश्यता केवल एक सामाजिक बुराई नहीं है, बल्कि मानवता के खिलाफ अपराध है। विरोध प्रदर्शन ने दलितों के सार्वजनिक स्थानों तक पहुंचने के अधिकारों के लिए एक बड़े आंदोलन की शुरुआत की और इसने सामाजिक भेदभाव के खिलाफ अहिंसक, फिर भी टकरावपूर्ण प्रतिरोध के लिए अम्बेडकर की प्रतिबद्धता को उजागर किया। महार सत्याग्रह की प्रतीकात्मक जीत के बावजूद इस विरोध ने दलित अधिकारों के प्रति गहरे विरोध को भी उजागर किया। विरोध के बाद उच्च जाति के हिंदुओं ने झील पर शुद्धिकरण अनुष्ठान किया, जो उनके जाति आधारित पूर्वाग्रहों की सीमा को रेखांकित करता है। हालांकि इस आयोजन ने पूरे भारत में दलितों को भी प्रेरित किया, जिससे उन्हें भेदभावपूर्ण प्रथाओं को चुनौती देने और अपनी गरिमा के लिए लड़ने की प्रेरणा मिली। मंदिर प्रवेश आंदोलन सामाजिक भेदभाव के खिलाफ अम्बेडकर की लड़ाई में एक और महत्वपूर्ण प्रयास मंदिर प्रवेश आंदोलनों में उनका नेतृत्व था। हिंदू मंदिरों में दलितों के लिए पारंपरिक रूप से प्रवेश वर्जित था, जिससे उनका सामाजिक बहिष्कार और हाशिए पर होना मजबूत हुआ। अम्बेडकर ने मंदिर प्रवेश को सार्वजनिक स्थानों और धार्मिक स्वतंत्रता तक समान पहुंच के प्रतीक के रूप में देखा। 1930 में अम्बेडकर ने महाराष्ट्र के नासिक में कलाराम मंदिर में दलितों के प्रवेश के लिए एक आंदोलन शुरू किया। सैकड़ों दलितों ने मंदिर में पूजा करने के अपने अधिकार की मांग करते हुए आंदोलन में भाग लिया। हालांकि उन्हें उच्च जाति के हिंदुओं और मंदिर अधिकारियों के उग्र प्रतिरोध का सामना करना पड़ा, जिन्होंने उन्हें प्रवेश की अनुमति देने से इनकार कर दिया।
मंदिर प्रवेश आंदोलन न केवल इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि इसका उद्देश्य अस्पृश्यता की बाधाओं को तोड़ना था, बल्कि इसलिए भी क्योंकि यह सामाजिक और धार्मिक समानता के लिए व्यापक संघर्ष का प्रतीक था। अंबेडकर के प्रयास केवल मंदिर में प्रवेश पाने के बारे में नहीं थे, बल्कि दलितों के समान मानव के रूप में व्यवहार किए जाने के अधिकार पर जोर देने के बारे में थे, जो सम्मान और गरिमा के हकदार हैं। हालांकि आंदोलन तुरंत सफल नहीं हुआ, लेकिन इसने अस्पृश्यता के मुद्दे को राष्ट्रीय सुर्खियों में ला दिया और हर स्तर पर जाति व्यवस्था को चुनौती देने के अंबेडकर के संकल्प को और मजबूत किया। पूना समझौता, राजनीतिक प्रतिनिधित्व और सामाजिक न्याय। सामाजिक भेदभाव के खिलाफ अंबेडकर की लड़ाई सिर्फ सामाजिक आंदोलनों तक ही सीमित नहीं थी, यह राजनीतिक क्षेत्र तक भी फैले, जहां उन्होंने दलितों के लिए राजनीतिक अधिकार और प्रतिनिधित्व सुरक्षित करने की कोशिश की। 1930 के दशक में अंबेडकर ने ब्रिटिश शासित भारतीय विधानसभाओं में दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्रों की वकालत की। उन्होंने तर्क दिया कि दलित एक हाशिए पर और उत्पीड़ित समुदाय होने के नाते अपने हितों और अधिकारों की रक्षा के लिए अलग राजनीतिक प्रतिनिधित्व की आवश्यकता है। 1932 में अंबेडकर की अलग निर्वाचन क्षेत्रों की मांग ने महात्मा गांधी के साथ पूना समझौते को जन्म दिया, जिन्होंने अलग निर्वाचन क्षेत्रों का विरोध किया। उनका मानना था कि इससे हिंदू समाज विभाजित हो जाएगा। गहन बातचीत के बाद पूना समझौते पर हस्ताक्षर किए गए, जिसने दलितों को विधानमंडल में आरक्षित सीटें दी, लेकिन एक एकीकृत हिंदू निर्वाचन क्षेत्र के ढांचे के भीतर। हालांकि पूना समझौता एक समझौता था, लेकिन इसने दलितों के राजनीतिक सशक्तिकरण के लिए अंबेडकर की लड़ाई में एक महत्वपूर्ण क्षण को चिन्हित किया। उन्होंने माना कि सामाजिक न्याय प्राप्त करने के लिए राजनीतिक प्रतिनिधित्व महत्वपूर्ण था, और उन्होंने दलितों द्वारा सामना किए जाने वाले प्रणालीगत भेदभाव को संबोधित करने वाले कानूनों और नीतियों के लिए दबाव बनाना जारी रखा। अंबेडकर की हिंदू धर्म और जाति व्यवस्था की आलोचना। सामाजिक भेदभाव के खिलाफ अंबेडकर की लड़ाई में हिंदू धर्म की सीधी आलोचना और जाति व्यवस्था को उचित ठहराना भी शामिल था। अपने मौलिक कार्य जाति का विनाश 1936 में अंबेडकर ने हिंदू सामाजिक व्यवस्था की तीखी आलोचना की, जिसमें तर्क दिया गया कि जाति व्यवस्था स्वाभाविक रूप से अन्यायपूर्ण और दमन का। उन्होंने इस विचार को खारिज कर दिया कि हिंदू धर्म के भीतर से जाति में सुधार किया जा सकता है, और इसके पूर्ण उन्मूलन का आह्वान किया। इस कार्य में अंबेडकर ने हिंदू नेताओं और सुधारकों की रूढ़िवादिता को चुनौती दी, जो मानते थे कि छोटे सुधारों के माध्यम से अस्पृश्यता को मिटाया जा सकता है। उन्होंने जोर देकर कहा कि जाति व्यवस्था केवल एक सामाजिक पदानुक्रम नहीं है, बल्कि एक गहरी धार्मिक शिक्षा है जो असमानता को मंजूरी देती है। अंबेडकर के कट्टरपंथी रुख ने उन्हें कुछ हिंदू नेताओं से अलग थलग कर दिया, लेकिन यह उन लाखों दलितों के साथ भी गूंजता था जो लंबे समय से जातिगत उत्पीड़न के बोझ तले दबे हुए थे। हिंदू धर्म की अंबेडकर की आलोचना महज सामाजिक विश्लेषण से परे थी। यह भारतीय समाज के पूर्ण परिवर्तन का आह्वान था। उनका मानना था कि सच्ची समानता केवल उन धार्मिक और सामाजिक संरचनाओं को अस्वीकार करके ही प्राप्त की जा सकती है जो भेदभाव को कायम रखती हैं। जाति के विनाश के लिए उनकी वकालत पूरे भारत में दलित आंदोलनों के लिए एक नारा बन धर्मांतरण की नींव रखी, और इसने उनके बौद्ध धर्म में धर्मांतरण, जाति आधारित भेदभाव की अस्वीकृति, सामाजिक भेदभाव के खिलाफ अपनी लड़ाई में अंबेडकर का अंतिम और सबसे प्रतीकात्मक कार्य 1956 में हुआ, जब उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया। अंबेडकर लंबे समय से हिंदू धर्म की खुद को सुधारने और जाति आधारित भेदभाव को मिटाने में असमर्थता से निराश थे। उन्होंने बौद्ध धर्म को एक ऐसे धर्म के रूप में देखा जो समानता, करुणा और अहिंसा पर जोर देता था, ऐसे मूल्य जो जाति व्यवस्था के सीधे विरोध में थे। 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में एक ऐतिहासिक समारोह में अंबेडकर ने अपने लाखों अनुयायी बौद्ध धर्म में परिवर्तित भारतीय सामाजिक सुधार आंदोलन में एक महत्वपूर्ण क्षण को चिन्हित करते हैं। अगर आपको हमारी जीवनी कहानियां पसंद आएं तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और अगर आपको किसी जीवनी कहानियां की जरूरत हो तो कमेंट कीजिए। नमस्ते।